सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के साथ आगाज करते हैं। एक बहुत अहम बात यह हुई है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह बात का ऐलान किया है, बल्कि यूं समझिए कि उन्होंने एक धमकी दी है, और क्या वो धमकी को एमक्यूएम बाकायदा अपने जिम्मे लेगी या नहीं लेगी। इस वक्त कराची शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला डंपर माफियाज का है। लोगों की लाशें गिर रही हैं, लेकिन सियासत अपने उरूज पर पहुंची हुई है और उसमें हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि क्रेडिट कहां पर किसे मिले। लेकिन अगर हकीकी बुनियादों पर अगर सारी सूरत हाल को देखा जाए तो इस पर डंपर पर आवाज उठाने के हवाले से इस वक्त अगर आफाक अहमद साहब ने इब्तिदा की थी और उसके बाद उन्हें जेल भी हुआ, मगर अब क्योंकि एमक्यूएम इस मामले में कूद रही है और एमक्यूएम चाह रही है कि इस हवाले से वो बड़ी चीज को गेन करे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक हालिया दिनों में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम ने डॉक्टर फारूक सत्तार ने दो बड़े दावे किए और पहला दावा मेरी उस खबर की तस्दीक की है जो सबसे पहले मैंने दी थी। आपको याद होगा कि अमीनुल हक ने इस बात का कहा था कि हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि दर हकीकत एमक्यूएम कोई धमकी नहीं दे रही, कोई उसूल की बुनियाद पे नहीं, असल में एमक्यूएम के कुछ पैसे फंसे हुए हैं, वो पैसे एमक्यूएम कराची पैकेज पे लेना चाहती है। मेरी इस खबर की तस्दीक बाकायदा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कर दी है और उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इस बात का कहा कि 15 अरब रुपए की बात हुई है और 2 से 3 दिनों पर उन्हें एमक्यूएम के लोगों को कराची डेवलपमेंट के हवाले से 15 अरब रुपए वफाक से मिलने की तवक्कुआत है। ये मेरी उस खबर की तस्दीक है जो सबसे पहले मैंने दी थी। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जनाब डंपर के हवाले से अब एमक्यूएम गवर्नर हाउस के अंदर, मैं बड़ी बात आपको खबर दे रहा हूं, गवर्नर हाउस के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। अब उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी कि तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाना है और उसके हवाले से बकौल डॉक्टर फारूक सत्तार के गवर्नर साहब ने राब्ते शुरू कर दिए हैं और बकौल उनके ही उन्होंने एएनपी या दीगर सियासी जमातों से राब्ता किया है। तो आपके जहन में दो सवाल जरूर आएंगे, क्या उन्होंने जमात इस्लामी से राब्ता किया है, क्या उन्होंने आफाक अहमद से राब्ता किया है, क्या उन्होंने एमक्यूएम लंदन से राब्ता किया है। तो मैं आपको खबर दिए जाता हूं, अभी तक इस हवाले से एपीसी के हवाले से इन तीनों से कोई राब्ता नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है मैंने आपसे इब्तिदा में इसीलिए आपको बताया कि डंपर के हवाले से एक बड़ा फैक्टर जो है वो इस वक्त आफाक अहमद साहब है। लेकिन तो क्या खबर कहां से बन रही है? तो आपको याद होगा कि एक बार की बात है कि जब ये लोग सब गए थे आफाक अहमद साहब के पास और एक मर्जर की बात हुई थी, उस पर आफाक अहमद साहब ने बाद में स्टेटमेंट भी दिया था कि जनाब ये सब बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा था कि आप बन जाइए और उनको चेयरमैनशिप की ऑफर भी हुई थी। लेकिन उसके बाद कामरान रसूल साहब ने कहा था मैंने तो ये ऑफर नहीं दी, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी जिस तरीके से इजहार करते हुए आ रहे हैं सारी सूरत हाल में आफाक अहमद साहब के हवाले से या फारूक सत्तार साहब किस तरह का इजहार करते हुए आ रहे हैं, तो क्या इसमें दावत जाएगी या नहीं जाएगी? तो यही बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो एपीसी बुलाई गई थी खासतौर पर पाकिस्तान जो पार्टी है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, उसमें आफाक अहमद साहब को दावत नहीं दी गई थी। तो यह खबर का एक बड़ा अंसर मैं आपको बता रहा हूं। हमारी जादूगरनी ये कह रही है कि अब तक इस पे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इस खबर का एक और तसलसल ये है कि आफाक साहब से हटकर एक बड़ी अहम फैक्टर है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने उसी प्रोग्राम के अंदर यह कहा कि एमक्यूएम प्लान कर रही है कि बहुत सारे मामलात और उसमें डंपर के भी मामलात को लेकर कराची के अंदर एक धरने का अनाउंसमेंट करे। उस धरने का अनाउंसमेंट वो करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये धरना गवर्नर हाउस पर होगा या वजीर आला हाउस पर होगा या प्रेस क्लब पे होगा? पिछली बार जब ये लोग, आपको मालूम होगा कि जब गए थे वजीर आला हाउस तो उनको वहां से उठा दिया गया था और पूरी एमक्यूएम यहाँ चली गई थी। सही, तो इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? इस बार भी गोली चलेगी या नहीं चलेगी? और क्या एमक्यूएम में सारे मामला तो गर्म करेगी नहीं करेगी? हमारी इत्तलात, जादूगरनी की इत्तलात यह है कि दिल्ली दूरस्त और इस हवाले से एमक्यूएम की आला सतह पर जो कमेटी है, जिसे आप तो राब्ता कमेटी कहिए, पता नहीं कौन सी कमेटी, सेंट्रल कमेटी नाम ही उनका समझ में नहीं आता, अभी तक उस हवाले से उस कमेटी के अंदर इस मामले पर कोई बात ज़ेरे गौर नहीं आई है। खबर दे रहा हूं, ज़ेरे गौर नहीं आई है। तो ये 2-3 बड़ी खबरें मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन गवर्नर हाउस पे मार्च हो रहा है, गवर्नर हाउस का घेराव हो रहा है और ये घेराव कौन करने जा रहा है ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। और ये गवर्नर हाउस पर घेराव हो रहा है ईद के बाद, अप्रैल के आखिर तक या दरमियान तक, और यह घेराव कर रही है जमाते इस्लामी। और जमात इस्लामी बिजली के मामलात और दीगर मामलात पर घेराव का तय कर रही है कि गवर्नर हाउस का मुहासरा या गवर्नर हाउस पर धरना दिया जाएगा। यह मैं आपको कंफर्म इत्तला दे रहा हूं, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब से खबर है ये, और ये मैं खबर आपको बाकायदा दे रहा हूं कि ये इस तरह का मामला होने वाला है। अगली खबर की तरफ आते हैं। खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास और ज़ाहिर है खबरों का ही तो दाम है हमारा। अब पूरा प्रोग्राम आखिर तक देखिएगा, बेतहाशा खबरें देने वाला हूं वो खबरें, और हमारा तो उसूल यही है कि वो खबरें दी जाती है जो अब तक कहीं नहीं आती है, जो होने वाली होती है। आइए अगली खबर की तरफ आता हूं, और अगली खबर की तरफ हो रहा हूं, लगता है एमक्यूएम को, बल्कि इससे पहले कोयटा पे चलते हैं। कोयटा में हुआ यह है कि हालात मामूल पर आने का नाम नहीं ले रहे। जहां पर जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, उसके बाद मुसलसल तवातुर के साथ वहां पर लाशों का मामला हुआ, लाशों के बाद वहां धरने का मामला हुआ, धरने के बाद महरंग बलोच की गिरफ्तारी का मामला हुआ, फिर सीमीदीन मोहम्मद बलोच की कराची में गिरफ्तारी का मामला हुआ, फिर उसके बाद वहां पर ब्लास्ट हुआ है, और जो ब्लास्ट हुआ है उसकी फुटेजेस भी सामने आ रही है कि वो ब्लास्ट हुआ और वहां पर
खासतौर पर एक पुलिस अफसर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद हुआ यह था कि अख्तर मेंगल साहब ने बाकायदा एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और लॉन्ग मार्च उन्होंने अपने मेन आबा इलाके वर्ड से कोयटा तक का लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट किया। अख्तर मेंगल साहब एक बड़ा नाम रखते हैं, बड़ी हैसियत रखते हैं, जाहिर सी बात है कि 28 तारीख का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और अब वहां पर इस हवाले से शदीद तनाव की कैफियत आज पूरे दिन रही है। पूरे दिन कोयटा को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, बिल्कुल उसी तरीके से सील था जिस तरीके से आज कराची के अंदर एम ए जिना रोड सील था, लेकिन बिल्कुल कोयटा सील है। वहां पर इंटरनेट सर्विस, जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उस वक्त तक मेरी इत्तलात के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद है और वहां से जो इत्तलात आ रही हैं ये लॉन्ग मार्च अब कोयटा की तरफ बढ़ रहा था जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है जाहिर है वो अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वहां हुआ क्या, किस तरह के मामला हुए, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी पाई जा रही है। जाफर एक्सप्रेस जिस पर हमला हुआ था वो आज कोयटा से पेशावर के लिए निकल चुकी है, सख्त सिक्योरिटी के अंदर उसे निकाला गया है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली होगी। जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की इत्तलात है। तो ये बातें बलूचिस्तान के हवाले से। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर ये है कि जनाब कुछ लोगों को के नाम बताए गए और वो नाम किसने बताए? वो नाम बताए हैं कामरान टेसोरी साहब ने। और कामरान टेसोरी साहब से एक इंटरव्यू हुआ इरशाद भट्टी साहब का। आजकल इरशाद भट्टी साहब बहुत सरगर्म है, तो इरशाद भट्टी साहब वहां पर गए और वो उन्होंने इंटरव्यू जो किया उसमें एक सवाल ये पूछा गया कि ये बताइए कि भाई एमक्यूएम का आप बात करते हैं लेकिन एमक्यूएम में तो बहुत सारे लोगों ने दौलत बनाई है, तो उन्होंने कहा आप नाम लीजिए किस किसने बनाई है। तो अब नाम लेने के लिए इरशाद भट्टी कहते हैं किसे? कामरान टेसोरी को, गवर्नर को। जब गवर्नर को वो कहते हैं तो गवर्नर कामरान टेसोरी नाम लेते हैं। अब किसका नाम लेते हैं? बाबर गौरी का, यहां उन्होंने पैसे बनाए। दूसरा नाम किसका लेते हैं? दूसरे नाम से भी चौंका देने वाली तीसरा नाम है, उस भी बात करूंगा, लेकिन दूसरा नाम वो किसका लेते हैं? दूसरा नाम वो लेते हैं इशरतुल इबाद का। वो कहते हैं कि अगर दौलत बनाई तो बाबर गौरी ने बनाई, इशरतुल इबाद ने दौलत बनाई। किसने बनाई? बाबर गौरी ने, इशरतुल इबाद ने। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे मैंने तीसरे नाम का कहा। तीसरा नाम उनसे पूछा जाता है, क्या इरशाद भट्टी खुद कहते हैं मुस्तफा कमाल ने बनाई, मुस्तफा कमाल ने भी बनाई। वो दो बार रिपीट करते हैं, तीसरी बार भी रिपीट करते हैं, लेकिन कामरान टेसोरी साहब इस बात का जवाब नहीं देते। ये कह देते नहीं जी उन्होंने नहीं बनाई है, सही है, वो इस बात को डिनाई करते। लेकिन उन्होंने किस बात का इकरार किया, ये बड़ी अहम बात है। उनसे पूछा यह गया, अब उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उस दावे को अब कौन सच साबित करता है ये बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने दावा यह किया है कि फैसल वाउडा को ये पूछा गया कि फैसल वाउडा, इरशाद भट्टी ने पूछा कि फैसल वाउडा ने कहा था कि गवर्नर जो है वो नोट भी बना रहा है, वो भी जाने वाला है, तो उन्होंने किस पर कहा था? तो कामरान टेसोरी कहते हैं उन्होंने मुझ पर कहा था। कहते हैं उन्होंने मुझ पर कहा था और फिर उन्होंने उनको एक एहसान याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ये जो 16 वोट उनको एमक्यूएम के पड़े और जिसकी बुनियाद पर वो सेनेटर बने वो मैंने दिलवाए। अच्छा, अब इस बात को कोई मान नहीं सकता, सही। अब जाहिर कामरान खान टेसोरी के कहने पर अगर वो वोट दे देते तो फिर क्या बात थी। अब यहां पर एक दो तीन नई बातें आई हैं सामने और वो बहुत नई बातें सामने आई है, उसको जरा सा गौर समझेगा। कामरान टेसोरी साहब जिस बात का दावा करते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, एमक्यूएम ने नसरीन जलील साहिबा का नाम दिया था, वो नाम गवर्नरशिप के लिए रिजेक्ट हो गया। उसके बाद की कहानी आप सुनिएगा। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने बहुत सारे नाम दिए, उसमें आमिर खान, वसीम अख्तर के नाम भी शामिल थे, बकौल इनके एक दो के नाम शामिल थे, उनके नाम भी रिजेक्ट हो गए। और उसी दौरान कामरान टेसोरी की एंट्री होती है, एंट्री होकर वो डायरेक्ट आते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर उनका नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब शहबाज शरीफ के पास जाते हैं और कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारे पास ये 3 नाम हैं, आप इन तीनों में से किसी एक को बना दीजिए। अब वो 3 नाम में कौन कौन से होते हैं? बकौल जो इशारा दिया गया, वसीम अख्तर और आमिर खान वगैरह इन सबके भी नाम होते हैं। तो शहबाज शरीफ पूछते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी से, आप किसको बनाना चाहते हैं गवर्नर? अब आप बड़ी अहम बात बता रहा हूं आपको, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बिल्कुल नए नवेले वापस आए हुए एमक्यूएम में कामरान टेसोरी साहब का नाम लेते, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होता, और कहते हैं इनको बना दीजिए। और इस बात का कहते हैं कि जनाब इस बात का सबूत अगर आपको चाहिए कि मेरा नाम शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के सामने अगर किसी ने लिया था तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लिया था, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया था। इसका मतलब आमिर खान, वसीम अख्तर सबके नाम, नसीम जलील सबके नाम जो रिजेक्ट किए वो किसने किए? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। और नाम जो दिया वो दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। ये दावा मैं नहीं कर रहा, दावा कौन कर रहा है? कामरान टेसोरी साहब कर रहे हैं। अब जो बातें भी चल रही है कि यानी उन सबको हटाने के पीछे या जो बड़े नामों को हटाकर इनको लाने के पीछे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है। अब इस बात की वजाहत या तो वजीर आजम शहबाज शरीफ कर सकते हैं या फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब करते हैं। लेकिन इरशाद भट्टी को भी इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा होता, वो कह रहे होते आपका नाम तो कहीं और से गया होता, लेकिन वो मना कर देते नाम कहीं से और से गया होगा। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कहानी यहां पर आगे बढ़ती है कि उनसे कहा जाता है कि कराची में जो दहशतगर्दी होती थी, जो सारे वाकयात होते थे, उसका जिम्मेदार कौन है? यहां एक बड़ी खबर आती है और बड़ी खबर क्या आती है? वो भी उनकी तरह मुस्तफा कमाल साहब की तरह कह देते, अल्ताफ हुसैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, खालिद मकबूल सिद्दीकी तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, सही है, या फिर किसी और की तरह अल्ताफ हुसैन साहब कह देते। मगर उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा अल्ताफ हुसैन भाई के, लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा, अल्ताफ हुसैन भाई के जाने के बाद, यानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अल्ताफ हुसैन भाई के जाने के बाद।
क्या कराची में स्ट्रीट क्राइम बंद हो गए? रोजाना लोग मर रहे हैं, तो क्या अब इन सब की जिम्मेदारी भी एमक्यूएम पर होती है? तो ये तो सारे वाकयात का तसलसल है, तो पहले से होता आ रहा है। अब वो डिफेंड करते हैं एक तरफ कि जनाब अल्ताफ हुसैन बकौल उनके, सही है वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो अल्ताफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के जाने के बाद, अब मैं भी हैरत में, तजब्बुब में कि इस तरह से नाम लिया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो नाम ही नहीं लेते, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो कुछ और ही तरीके से पुकारते रहे हैं अब तक। तो अब ये एकदम टर्न और इतना एहतराम, मैं तो हैरत ज़दा, मैंने कहा ये क्या खबर आ रही है। मगर उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब क्या उसके बाद अमन हो गया? फिर उनसे पूछा जाता है तो जो पिछले सारे मामलात हुए थे उन सब में सबको ग्रीन चिट दे दी गई और सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब को ही इसमें मुद्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, तो आप बाकी सबका क्यों नहीं कह रहे? तो बड़ी खूबसूरती से कामरान टेसरी साहब सारे सीख गए, बहुत मंझे हुए सियासतदान हो गए। वो कहते हैं यार मैं तो आया ही 2017 में था, मैं तो एमक्यूएम में आया ही 2017 में हूं, उस वक्त तो अल्ताफ हुसैन साहब का या उस एमक्यूएम का दौर ही नहीं था, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जाकर पूछिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, आप जाकर पूछिए फारूक सत्तार साहब से, आप पूछिए फलां से, आप जाकर पूछिए फलां से। पूरी डिबेट में सिर्फ एक जगह पर मुस्तफ़ा कमाल साहब के नाम आया, वो भी फारूक सत्तार साहब के बाद, जब पूछा गया भाई एमक्यूएम ने देखिए काम किया है और फारूक सत्तार साहब जब मेयर बने उन्होंने कितना काम किया, उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, इतना जिक्र आया, बाकी किसी का जिक्र ही नहीं आया। खैर, इस इंटरव्यू का जो 2-3 बड़े अहम पहलू थे उसमें से एक पहलू और भी था। आजकल अफाक अहमद साहब हों या दीगर लोगों, 1986 की एमक्यूएम का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। कामरान टेसरी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और अब उस दावे को देखना है। अब आपको इल्म में होगा कि 1986 की एमक्यूएम वो थी कि जिसकी अवामी मकबूलियत अपने उरूज पर तस्वुर की जाती है। 1986 की वो एमक्यूएम के बारे में तस्वुर किया जाता है कि जब एमक्यूएम में कोई भी ग्रुप नहीं था, उसके बाद 1986 में ये ग्रुप सामने आ गया था और वो था मेरे ख्याल से सलीम हैदर साहब का। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर जो सबसे अहम बात है वो यह है कि कामरान टेसरी साहब इस बात का दावा कर रहे हैं और अब इस दावे को चेक करना पड़ेगा कि 6 महीने के अंदर एमक्यूएम 86 वाली एमक्यूएम बनने वाली है। अब क्या वाकई में 86 वाली एमक्यूएम बनेगी या 86 से आगे की एमक्यूएम बनेगी, ये बात देखनी है। और इस दावे को आप ज़ाहिर है हम भी इस खबर को देखेंगे, आज से ये कहानी शुरू होगी क्योंकि आज ये दावा किया गया है। 28 मार्च है, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि हम 28 सितंबर को पूछेंगे कि 1986 वाली एमक्यूएम बनती है या नहीं बनती, और हम याद दिलाते रहेंगे हर महीने कि जनाब ये 1986 वाली एमक्यूएम बन रही है या नहीं बन रही है। आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटियां बजती जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 तारीख को जिस शिद्दत के साथ कैनाल के हवाले से जाना चाहती है और जिस तरीके से इस वक्त अपने तमाम निश्तर, तमाम गोलियां और बकौल इमरान खान के बंदूक की निशिस्त पर जिसे रखा हुआ है, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज साहिबा को रख दिया गया है। मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज के जंग, और इसकी सबसे बड़ी वजह कैनाल है, आज के जंग अखबार ने एक खबर शाया की है। मैं चाहता यह हूं कि आप उस खबर को जरूर देखिए और इसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा आज जुलाई 2024 में आसिफ अली जरदारी साहब की मंजूरी से ये बात कैनाल्स की हुई थी। ये आज के जंग ने लगी हुई है, कहीं और नहीं, और उसने बाकायदा इस खबर की तस्दीक की है और उसमें हम 6 कैनाल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, सही है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी बड़े अहम मुजाहिरे पर जा रही है। अब इस अहम मुजाहिरों पर जब जा रही है तो मैंने कल आपको बताया था कि जिस तरीके से कौम परस्त जमातें उनका रास्ता रोकना चाह रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जुल्फिकार जूनियर यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो का सगा पोता, मैं सगा पोता इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, बिलावल जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं, लेकिन जो असल मामला है उन्होंने काफी एंट्री दी हुई है। अब जो एंट्री दी हुई है उस हवाले से एक बड़ा मामला आज हुआ है कि आज कराची में उन्होंने खिताब किया। अब तक वो सिंध के कई अजला के अंदर तवातुर के साथ 1-1.5 महीने से खिताब कर रहे हैं, सरगर्मियों में मसरूफ हैं और यह कहा जा रहा है कि इस वक्त अब जो वहां के कौम परस्तों को या फिर जीडीए को एक लीडरशिप की ऐसी जरूरत थी कि जो भुट्टो के यहां से भुट्टो निकल कर आए, तो लग यूं रहा है कि जुल्फिकार जूनियर अब वहां एंट्री हुई है। लेकिन उनके साथ साथ आज उनकी कराची में भी एंट्री हुई है और यह खिताब हुआ। इस पर यह खिताब जाहिर सी बात है इंडिकेट कर रहा है अब सुर्खियों में आने का, और जब सुर्खियों में आप इंटीरियर में ज़ाहिर सब जगह पर अगर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको सिंधी लोकल चैनल से बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, लेकिन उर्दू मीडिया, नेशनल मीडिया उस तरीके से कवर नहीं करता। मगर आज बाकायदा जो मीडिया है उसको दावत दी गई है और इस तरीके से कवर करने का गया। अब ये खिताब चल रहा है जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसकी मजीद तफसीलात आपको आइंदा के प्रोग्राम में दूंगा।